Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चूँकि आप जानते हैं हम लिक्विड स्टेट डिस्कस कर रहे हैं। लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट में हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि इसमें हमें 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। उसमें एक प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर, जो हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया। दूसरी प्रॉपर्टी जो है दैट इज सरफेस टेंशन, जो हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी जो है दैट इज विस्कोसिटी, तो वह हम नए लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो जहाँ तक वेपर प्रेशर का ताल्लुक है, वेपर प्रेशर में आपने पढ़ा कि इट इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर विच द वेपर्स ऑफ द लिक्विड एक्सर्ट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो वेपर प्रेशर जो है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे। उन एस्पेक्ट्स में आपने एक चीज़ ये पढ़ा कि जो वेपराइजेशन जो हो रही है या एवापोरेशन जो हो रही है, क्योंकि वेपराइजेशन के दौरान या वेपर प्रेशर में हमने पढ़ा वहाँ पर एवापोरेशन और कंडेंसेशन हो रही हैं, दोनों हो रही हैं एट इक्वल रेट्स, वही इक्विलिब्रियम हुआ। तो जिस वक्त एवापोरेशन हो रही है, एवापोरेशन के ज़रिए कूलिंग हो रही है, एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो ये कैसे होता है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दी उस वक्त, ये हमने डिस्कस किया इन डिटेल। दूसरा एस्पेक्ट हमने पढ़ा इसमें फैक्टर्स विच अफेक्ट वेपर प्रेशर। उनमें हमने 2 चीज़ें आपको बताई फैक्टर्स में। एक नेचर ऑफ द लिक्विड, यानी डिफरेंट लिक्विड्स का वेपर प्रेशर डिफरेंट होता है। और दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो इसमें हमने थ्योरेटिकल अप्रोच भी आपको बता दिया और मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के ज़रिए भी मैंने आपको ये चीज़ समझा दी। और इसका तीसरा एस्पेक्ट था बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हमने डिस्कस किया। बॉइलिंग पॉइंट में मैंने आपको बता दिया कि ये वो टेम्परेचर है एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड becomes equal to the atmospheric pressure. The temperature at which vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure. तो इस बॉइलिंग पॉइंट के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिए। इसमें एक पॉइंट है जो हमने अभी और डिस्कस करना है, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको देना चाहता हूँ। दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चौथा पॉइंट है, इट इज द फोर्थ पॉइंट रिगार्डिंग वेपर प्रेशर, दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपने एक्चुअली ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, 9th में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है, इट इज एक्चुअली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर हम इसको नाम देंगे लेटेंट हीट, इससे आपके जहन में बात जल्दी आ जाएगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि जब कोई लिक्विड, चाहे वाटर हो या कोई और लिक्विड हो, तो जब इस लिक्विड की बॉइलिंग हो रही है, व्हेन इट बॉइल्स, जैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया कि बॉइलिंग जो है इट टेक्स प्लेस व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल। तो बॉइलिंग उस वक्त होती है जब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाते हैं, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग कहते हैं। तो आम तौर पर हम देखते हैं कि एट सी लेवल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है सी लेवल पे वाटर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर बनता है एट 100 डिग्री सेल्सियस, और वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर बॉइलिंग हो रही है। तो ये भी आपको याद होगा, बॉइलिंग जो है उसमें
मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द मीडियम गो इनटू द वेपर फेज, जबकि इवापोरेशन में सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स, इवापोरेशन के दौरान सिर्फ सरफेस मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं इनटू वेपर्स। तो इवापोरेशन जो है दैट इज अ सरफेस फिनोमेना, मगर जो बॉइलिंग है उसमें फ्रॉम द बल्क ऑफ द मीडियम और रादर फ्रॉम द बॉटम से भी, बीच में से भी बल्क ऑफ द मीडियम से वाटर मॉलिक्यूल्स चेंज होते हैं इनटू वेपर्स। वो हमने एक्सप्लेन किया है ऐसा क्यों हो रहा है। मगर जो बात मुझे यहाँ पर कहनी है वो ये कि जिस वक्त हम लिक्विड को हीट दे रहे हैं बॉयल करने के लिए, सपोज आपके पास वाटर है एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, आप इस वाटर को बॉयल करना चाहते हैं, तो बॉयल करने के लिए वाटर को हीट करना ज़रूरी है। तो हीट करने से क्या होगा, अगर आप थर्मामीटर रखेंगे इस वाटर में, आप देखेंगे आप जितना हीट करते जा रहे हैं उतना ही वाटर का टेम्परेचर रेज होता जा रहा है। 25 से ये 30 पे आएगा, फिर 35 पे आएगा, फिर 40 पे, फिर 45 पे, यानी हीट देने से टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। एक स्टेज ऐसा आएगा जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जो ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया तो इस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। अब अगर आप इसी वाटर को जो इस वक्त बॉयल कर रहा है एट 100 डिग्री, इस वाटर को आप मजीद हीट दे रहे हैं, आपने हीटिंग कंटिन्यू की है, जैसे आपने ऊपर देखा हीट देने से टेम्परेचर रेज होता जा रहा था, मगर जो ही 100 डिग्री पे टेम्परेचर आ जाता है, फिर चाहे आप कितना भी हीट दें, ये टेम्परेचर जो है ये इतना ही रहता है। टेम्परेचर जो है इट रिमेन्स फिक्स्ड एट बॉइलिंग पॉइंट, फिर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता है, हालांकि आप हीट कंटिन्यूसली दे रहे हैं। इससे पहले आप जो हीट दे रहे थे उससे टेम्परेचर रेज हो रहा था, अब जो आप हीट दे रहे हैं इससे टेम्परेचर रेज नहीं हो रहा है। तो जाहिर सी बात है सवाल जहन में पैदा होता है कि फिर ये हीट जाती कहाँ है। अगर हम हीट दे रहे हैं, इससे पहले हीट जो थी वो टेम्परेचर के जरिए हमें पता लगता था कि इस लिक्विड का टेम्परेचर रेज होता जा रहा है, इसकी एनर्जी रेज होती जा रही है, इसीलिए इसका टेम्परेचर रेज हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अब कहाँ ये हीट जा रही है। दरअसल बॉइलिंग पॉइंट पे जो हम हीट दे रहे हैं, ये हीट जो है इट इज नॉट यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर, इट इज नॉट यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर। तो फिर क्या होता है, फिर कहां जाती है हीट। तो ये हीट जो हम देते हैं इस बॉइलिंग पॉइंट पे, दरअसल ये हीट इस्तेमाल होती है टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। इट इज यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर जगह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लिक्विड्स में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर होता है देन गैसेस। तो इसलिए हमें चूंकि अब इस लिक्विड को गैस में तब्दील करना है, वेपर्स में तब्दील करना है, तो ये जो फोर्स मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान या लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, हमें ये फोर्स ख़त्म करना है। ये फोर्स ख़त्म करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी हम हीट एनर्जी की फॉर्म में अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं ये ओवरकम हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म इस एनर्जी की वजह से हो रहे हैं जो हम दे रहे हैं। इसीलिए ये एनर्जी जो है ये टेम्परेचर रेज करने में इस्तेमाल नहीं होती है, बट इट इज़ यूज्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। क्योंकि ये एनर्जी जो है या ये हीट जो है, क्योंकि इस हीट की वजह से टेम्परेचर रेज नहीं हुआ, हीट हम देते हैं मगर हमें पता नहीं चलता ये हीट जाती कहाँ है। दो के हमने बता दिया ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, क्योंकि टेम्परेचर इससे पहले जब हम हीट देते थे उससे टेम्परेचर रेज होता था, हमें पता चलता था कि हमारी एनर्जी जो है ये कहीं ज़ाया नहीं हो रही है, ये टेम्परेचर रेज करने के लिए इस्तेमाल होती है। बट एट बॉइलिंग पॉइंट ये हीट जो है ये कहाँ जाती है हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि टेम्परेचर रेज नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि हीट जो है ये एक्चुअली हिडन रहती है। दिस हीट रिमेन्स हिडन
hidden in the water molecules while changing from liquid state to gaseous state. तो हिडन होने के सबब हम इसको नाम देते हैं लेटेंट हीट. लेटेंट हीट मीन्स हिडन हीट, यानी वो हीट जो टेम्परेचर रेज होने के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं बल्कि वाटर मॉलिक्यूल्स को वेपर मॉलिक्यूल्स में तब्दील करने में इस्तेमाल होता है. इसलिए आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी ये बात, यहाँ पर भी मैं ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि वाटर जो होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस इसकी एनर्जी कम होती है देन द स्टीम, देन द वेपर्स एट द सेम टेम्परेचर. यानी जिस वक्त वाटर की बॉइलिंग हो रही है, वाटर चेंज होता है फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, तो दोनों इस वाटर का एट बॉइलिंग पॉइंट इस वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है और इस वाटर वेपर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है. मगर फिर भी जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी जो है वो वाटर वेपर्स की ज़्यादा है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर. दरअसल वो इसमें वो जो एनर्जी ज़्यादा है वो कहाँ से आ गई? वो वही एनर्जी है जो हम यहाँ से दे रहे हैं वाटर को गैस में तब्दील करने के लिए. इसीलिए आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा है और मैं यहाँ पर आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर बर्निंग होगी बाय बॉइलिंग वाटर एंड बाय स्टीम, स्टीम के बर्नर्स जो होते हैं दे आर मोर पेनफुल, दे आर मोर डेंजरस देन द बर्नर्स caused by boiling water. हालांकि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा होता है. अब स्टीम से ज़्यादा पेनफुल बर्नर्स क्यों हो रहे हैं? इट इज़ बिकॉज द स्टीम इज मोर एनर्जेटिक देन द लिक्विड वाटर एट द सेम टेम्परेचर. तो ये जो हीट हम दे रहे हैं वाटर को चेंज करने के लिए इनटू वेपर्स एट इट इज बॉइलिंग पॉइंट और जो एक्सप्रेशन नहीं हो रही है इसके लिए हम टर्म करते हैं इस्तेमाल हीट ऑफ वेपराइजेशन. मगर इसमें हम क्या करते हैं, जो लिक्विड हम इस्तेमाल करते हैं या लिक्विड की क्वांटिटी जो है वो हम फिक्सड रहे हैं 1 मोल ऑफ लिक्विड, यानी द अमाउंट ऑफ हीट. इस तरह से हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है इसके डिफिनेशन लिख सकते हैं द amount of heat required to change 1 mole of the liquid, to change 1 mole of the liquid into vapors at the boiling point. That means boiling point जो है उसमें चेंज नहीं होगा. At the boiling point, that means without raising temperature, is called heat of vaporization of the liquid. Heat of vaporization of the liquid. Heat of vaporization of the liquid. तो जाहिर सी बात है जितनी हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होगी उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा होता है. तो इस तरह से जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड. ठीक है ना. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिए जो आपके काम आ सकता है, वो ये है कि ये जो बॉइलिंग प्रोसेस है, बॉइलिंग जो है, बॉइलिंग आप समझ गए, चेंज ऑफ लिक्विड into vapors when vapor pressure of the liquid becomes equal to atmospheric pressure, उस वक्त वो जो conversion of liquid into vapors है that's called as boiling. ये boiling जो है it always takes place in an open container. Boiling takes place in an open container and not in a closed container. Closed container में boiling नहीं हो रही है. तो क्लोजर कंटेनर में होता क्या है थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए. ज़रा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है. मान लो ये हमारे पास एक क्लोजर कंटेनर है. इस क्लोजर कंटेनर में हमने लिक्विड लिया है, आप कोई भी लिक्विड ले सकते हैं. सपोज यहाँ पर हमने वाटर लिया है इस क्लोजर कंटेनर में, इट इज़ वाटर हियर इन द क्लोजर कंटेनर. तो अब अगर हम इस वाटर को हीट करेंगे
पहले आप नोट करके रखिए, हीट करने के बगैर भी ये वाटर वेपराइज हो जाएगा, मगर फ़र्क इतना है कि वेपराइजेशन रेट जो होगी, इवापोरेशन की रेट जो होगी, वो स्लो होगी, कम होगी। इसलिए अगर आप हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, आप समझ रहे हैं क्या कहता हूं मैं। यानी अगर विदाउट हीटिंग वेपराइजेशन इवापोरेशन होगी तो आहिस्ता आहिस्ता होगी। तो यहाँ पर जो ऊपर जो सरफेस है, स्पेस जो है, इस स्पेस में मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होगी। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, एवापोरेशन की रेट जो है वो बढ़ जाएगी। यानी पहले अगर 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल एवापोरेट हो रहे थे, अब हीट देने के बाद इसी 1 सेकंड में 20 मॉलिक्यूल वेपर्स में तब्दील होंगे। क्योंकि ये वेपर्स जो हैं ये सारे के सारे इसी ऊपर वाली स्पेस में रहते हैं। क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर है, ये वेपर्स बाहर नहीं चले जाते। तो इसका मतलब ये हुआ, टेम्परेचर रेज करने के साथ साथ रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ती जाएगी। तो रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ने से क्या होगा, ऊपर वाली स्पेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, हीट देने से ये जो लिक्विड है ये एक्सपैंड हो रहा है, इसकी डेंसिटी कम होती जा रही है। और ऊपर जो स्पेस है इसमें जो वेपर्स हैं, क्योंकि वहां पर वेपर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए वक्त के साथ साथ वहां पर डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो एक स्टेज आएगा जब हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे, हीटिंग कंटिन्यू करेंगे, ऊपर ऊपर डेंसिटी बढ़ती जाएगी, वेपर्स की तादाद बढ़ती जाएगी टेम्परेचर रेज करने के साथ साथ, और नीचे जो है डेंसिटी जो है आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाएगी। और फिर एक स्टेज ऐसा भी आ जाता है, अगर आप प्रोसेस ऑफ हीटिंग को कंटिन्यू करोगे, एक स्टेज ऐसा भी आ जाता है जब नीचे लिक्विड की डेंसिटी और ऊपर वेपर्स की डेंसिटी, क्योंकि ऊपर तो जैसे मैंने बता दिया डेंसिटी बढ़ती जा रही है, नीचे डेंसिटी कम होती जा रही है। फिर एक स्टेज ऐसा आ जाता है जब ऊपर और नीचे डेंसिटी बराबर हो जाती है, लिक्विड और वेपर्स की डेंसिटी बराबर हो जाती है। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड और वेपर्स की डेंसिटी एक जैसी हो जाती है, इसी टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। इस टेम्परेचर पे वेपर और लिक्विड के दरमियान जो ये बाउंड्री है, जब तक डेंसिटी डिफरेंस है तब तक बाउंड्री अलग अलग है। लिक्विड की बाउंड्री अलग है, गैस की बाउंड्री अलग है। मगर जो ही डेंसिटी दोनों की बराबर हो जाती है एट क्रिटिकल टेम्परेचर, फिर ये जो बाउंड्री है, इंटरफेस है, बाउंड्री है बिटवीन द लिक्विड एंड द गैस, ये बाउंड्री जो है ये खत्म हो जाती है, बाउंड्री खत्म हो जाती है। तो इसको हम कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट भी कहते हैं बाद में। यानी अब जो ऊपर नीचे जो स्टेट है, गैस और लिक्विड, ये सारा का सारा एक जैसा है, इसको हम कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट हो जाता है, गैस और लिक्विड एक जैसे हो जाते हैं, इनके दरमियान कोई बाउंड्री नहीं रहती है और इनको डिस्टिंग्विश करना एक दूसरे से मुश्किल हो रहा है। तो ये तब होता है जब हम किसी लिक्विड को हीट करेंगे इन ए क्लोज्ड कंटेनर, क्योंकि इस वक्त वेपर जो हैं वो बाहर नहीं चले जाते हैं, इनकी डेंसिटी अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है और फिर ये दोनों एक जैसे हो जाते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट हो रहा है। तो इस वक्त लिक्विड जो है ये बॉयल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा जब भी बॉइलिंग होती है, दैट टेक्स प्लेस इन एन ओपन कंटेनर, while as the process of heating of a liquid in a closed container never leads to boiling। तो बॉइलिंग क्लोज्ड कंटेनर में नहीं हो रही है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था वेपर प्रेशर में जो हमें डिस्कस करना था। तो इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है हमारी, जैसे मैंने कहा उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। अच्छा, जहां तक सरफेस टेंशन का ताल्लुक है,
इसके बारे में हम इस वक्त आपको पूरी डिटेल नहीं दे सकते हैं। वजह यह है कि वेपर प्रेशर जो है इट टुक लॉट ऑफ टाइम डिस्कस। तो फिर भी मैं आपको सरफेस टेंशन के बारे में इस वक्त थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा। उसकी डिटेल जो हैं वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में दे के रखूँगा। ये जो लिक्विड है आप देख रहे हैं, लिक्विड जो है, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं सेंटर में भी है और सरफेस पे भी मॉलिक्यूल्स हैं। सरफेस मॉलिक्यूल्स और जो सेंटर में बीच में जो मॉलिक्यूल है इन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी, या आप ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स इन द बल्क ऑफ द मीडियम। बल्क ऑफ द मीडियम यानी बीच में जो मॉलिक्यूल हैं they are the molecules in the bulk of the medium or in the body of the medium, while as the molecules which are present on the surface of the liquid उनके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स जहां तक किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का ताल्लुक है, खासकर लिक्विड्स और सॉलिड्स का जहां तक ताल्लुक है, इन दोनों में सरफेस मॉलिक्यूल्स का नेचर जो होता है वो डिफरेंट होता है देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस और देन द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ द मीडियम। सरफेस मॉलिक्यूल्स जो हैं, सरफेस मॉलिक्यूल्स का नेचर जो होता है दैट इज डिफरेंट देन द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द मीडियम। ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लिक्विड्स में बात ज़्यादा आसानी के साथ समझ में आ जाती है। तो इसलिए हम अक्सर इस प्रॉपर्टी को लिक्विड्स में ही डिस्कस कर रहे हैं। आप देख लीजिए ये मॉलिक्यूल जो इन द बल्क है, बॉडी में है, इस मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द हर तरफ पे और सराउंडिंग या नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑन ऑल साइड्स,